लगातार एनपीएस को मॉडिफाई कर रहा है। 2004 में एनपीएस की शुरुआत जिस स्वरूप में हुई थी, अब वो बहुत कुछ बदल गया है और इस बदलाव के पीछे वजह यही है कि सब्सक्राइबर्स के नंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं। अगस्त 2022 की अगर मैं बात करूं तो एनपीएस के करीब 1,62,00,000 सब्सक्राइबर हैं। इसमें कुल निवेश यानी एयूएम जो है वो 7.73 लाख करोड़ का है। लेकिन क्या एनपीएस में केवल उम्र की लिमिट को बढ़ाना, प्रीमेच्योर विड्रॉल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देना, एन्युटी पाने के लिए फॉर्म्स भरे जाने की संख्या को कम करना, ये सारे मूव्स काफ़ी हैं। इनके स्ट्रक्चर में इस तरह का तो बदलाव हो रहा है, लेकिन रिटर्न को लेकर क्या पीएफआरडीए एक ठोस प्लान बना पा रही है? तो क्या करना चाहिए पीएफआरडीए को ताकि एनपीएस और अट्रैक्टिव बने? क्या विड्रॉल का तरीका बदले या फिर निवेश करने का तरीका बदले? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के फाउंडर हर्ष रुंगटा जी। थैंक यू सो मच मिस्टर रुंगटा, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट मूव है एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाने का वो ये कि पेंशनर्स पर मेहरबान हो गए हैं। एन्युटी निकालने के लिए अभी तक 2 फॉर्म भरने पड़ते थे, अब 1 फॉर्म भरना पड़ेगा, साथ में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इन स्टेप्स को आप कैसे देखते हैं? जो लोग रिटायर होकर वो 40% अपने अमाउंट का एन्युटी लेते हैं, उनके लिए ये अच्छा मूव है? जी बिल्कुल। आई मीन प्रोसीजरल रिलीफ है, तो टू द एक्सटेंट की प्रोसीजर सिंपल होता है तो बिल्कुल बढ़िया मूव है। आज की तारीख में लोगों को 2 बार फॉर्म भरने पड़ रहे थे। एक बार जब वो एनपीएस से निकालना, और एनपीएस से पैसे निकालना थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। एंड सेकंड ऑफ कोर्स फिर उस पैसों से अन्यूटी खरीदना, तो सेम इंफॉर्मेशन 2 बार देने के बजाय अब वो 1 बार देना होगा, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है। लेकिन इससे एनपीएस कोई ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा वैसे नहीं है। कुछ बाधाएं कम हुई हैं, बट दैट इज नॉट इनफ इसको अट्रैक्टिव कर। एनपीएस की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मार्केट हो, चाहे इक्विटी मार्केट्स हो, उसमें चाहे ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट जैसे कि रेट या इनविट्स हो, इन सब में रिटेल पैसा जो डाला जा सकता है, अगर ये इसको सही तरीके से करें तो एनपीएस में बहुत पावर है। बट अनफॉर्चुनेटली वो जिस पर्पस के लिए बना था, उस पर्पस को वो सर्व कर रहा है, लेकिन ये जो नेक्स्ट पर्पस है कि इन सारे मार्केट्स को बढ़ावा मिले, लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स पे उचित और रीजनेबल रिस्क के साथ रिटर्न मिले और ये सारे मार्केट डीप हो जाए, तो ये पर्पस सर्व शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा जितनी अच्छी तरीके से करना चाहिए था, और यानी जितना इसमें वो कैपेबिलिटी है, स्कोप है आपके शब्दों में, पर ये स्कोप को शायद वो खुद ही उस अपनी एबिलिटी को नहीं पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर रहा है। तो क्या किए जाने की ज़रूरत है ताकि एनपीएस पॉपुलर बने? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं हमारे देश की पॉपुलेशन की, हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन की, तो करोड़ों में होगी, और उसमें केवल अगर 1,62,00,000 अकाउंट ही अगर खुले तो बहुत कम है। तो एनपीएस को पॉपुलर बनाने की कवायद में क्या करना चाहिए पीएफआरडीए को? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आप इतने सारे लोगों से बात करते होंगे, उनके रिटायरमेंट प्लानिंग करते होंगे, उनके लिए एन्युटी की प्लानिंग करते होंगे, आपको क्या लगता है क्या है वो मिसिंग लिंक? इसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये 1,62,00,000 में से 3 टाइप के सब्सक्राइबर्स हैं। एक सरकारी सब्सक्राइबर्स जिनको चॉइस नहीं है, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि एनपीएस का इजाद हुआ था सरकारी अफसरों के लिए। तो जब 2004 में शुरू हुआ था तो अवेलेबल ही सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए था। तो इसमें से मेजर है वो सरकारी अफसर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, पीएसयू कंपनीज के हो, दैट इज वन सेक्शन। फिर ये 2014 में या 15 में जब इन्होंने सेक्शन 80 सीसी डी का जब अमेंडमेंट किया, और उसमें
एम्प्लॉयर्स को 10% तक, बेसिक का 10% तक टैक्स डिडक्शन अवेलेबल हो गया एम्प्लॉयज को, अगर उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उससे एक नया वर्ग आया, जो कि हाई टैक्स, जो कि हाई सैलरी अर्नर्स थे, जिनको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना था, और उनके लिए ये टैक्स सेव करते हुए इक्विटी में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका था। तो एक वो वेव आई, उन वो इन्वेस्टर्स की वेव आई। लेकिन देखें कि या तो इसमें सरकारी अफसर इन्वेस्ट करते हैं, या जिन्हें टैक्स चाहिए, जितना टैक्स की छूट मिलती है उतना इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम इसकी स्कीम 2 की बात करें, जिसमें कोई टैक्स की छूट नहीं है, और जो एक स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो उसमें सब्सक्राइबर्स, उसमें अमाउंट्स बहुत ही कम होंगे, मेरे पास आंकड़े तो नहीं है बट अवेलेबल उनकी साइट पर हैं, तो वो अमाउंट्स बहुत ही छोटी है कंपेयर टू दी Tier 1 स्कीम accounts. 1। तो मतलब ये क्लियर है कि अपनी चॉइस से, बिना कोई टैक्स बेनिफिट के, एनपीएस में लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो राइट. क्या करना होगा? आई थिंक दो तीन चीजें एकदम क्लियर है। सबसे बड़ी चीज है ये अन्यूटी, अन्यूटी का मार्केट डेवलप नहीं है। तो ये सोच ठीक थी कि भाई सारा का सारा पैसा दे देंगे, तो फिर अगर उनको सारा पैसा खर्च कर देगा आदमी, जैसे पीएफ में अगर सारा का सारा पैसा दे दिया जाता है, एवरीथिंग इज गिवन अवे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लेकिन एनपीएस में ये सोच थी कि 60% दे दो ताकि उसकी जरूरत हो जो रिटायरमेंट में वो यूज करे, 40% से अन्यूटी खरीदवाओ। अब अन्यूटी खरीदवाना ये उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे छोड़ दिया है। अब वो मार्केट अनफॉर्चुनेटली डेवलप इतना नहीं हुआ, और शायद डेवलप होने में और समय लगेगा, और मेन उसके जो क्लाइंट्स हैं वो यहीं से आएंगे, एनपीएस से आएंगे। तो जैसे जैसे लोग रिटायर होंगे, ज्यादा उनकी तादाद बढ़ेगी, उन्हें एन्यूटी लेंगे, तो शायद वो मार्केट डेवलप होगा। आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड मार्केट नहीं है। तो एक जो मेन चीज वो कई दिनों से बात भी कर रहे हैं वो करने की, लेकिन ला नहीं पाए हैं, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ अन्यूटी, वो 40% का आप एक विड्रॉवल फैसिलिटी दे दीजिए, लिमिटेड विड्रॉवल। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में से सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान करते हैं, उस तरीके का आप सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान दे दीजिए, ताकि इंस्टेड ऑफ बाइंग अन्यूटी मैं मेरे पैसे विड्रॉ करूं। उससे ये होगा, अन्यूटी में जो पैसे जाते हैं वो मेनली डेट सिक्योरिटीज में जाते हैं, इसलिए उसमें रिटर्न कम मिलता है। यहाँ पे अगर मैं रिस्क लेने तैयार हूं, तो मैं मेरे पैसों से, और मुझे लिमिट लगा दीजिए कि मैं कितनी % विड्रॉ कर सकता हूँ। राइट. तो तो एन्युटी पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है ताकि एनपीएस और अट्रैक्टिव बने, और आई थिंक भारत को भी अभी एन्युटी बाजार को समझने में और उसे एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है। दूसरी बात आपने जो सुझाव दिए वो मुझे अच्छी लगी कि एन्युटी को आप धीरे धीरे जो है वो जो 40% हिस्सा है, ना कि एन्युटी खरीदें बल्कि लिमिटेड तरीके से वो लोगों विड्रॉ कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें, एनपीएस से मौका मिलता है आपको पेंशन फंड्स में निवेश करने का। आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? अलग अलग एसेट क्लास में लोग जो निवेश करते हैं उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करके एनपीएस को और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है? तो एक चीज जो उनको करनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें तो शायद गवर्नमेंट का भी अप्रूवल नहीं लगेगा, और जो कई दिनों से बात भी कर रहे हैं, वो है एक बैलेंस्ड फंड की अवेलेबिलिटी होना। सपोज द रिक्वायरमेंट इज कि 50% पैसा मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना है, 50% पैसा मेरा इक्विटी में मैं लगा सकता हूं। सपोज दैट इज द लिमिट। अब फ्लेक्सिबल कर दिया, अप टू 75% डिपेंडिंग ऑन एज आप कर सकते हैं। बट लेट अस से, जस्ट समझने के लिए, कि 50% इक्विटी और 50% फिक्स्ड इनकम में अलाउड है मुझे लगाना। आज की तारीख में ये एप्लीकेबल होता है मेरे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स में, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टमेंट मेरे हो गए वो सेल्फ बैलेंस नहीं होते। अगर इक्विटी ने अच्छा किया है तो वो अच्छा होते रहता है, जब बुरा होता है तो वो नीचे चला जाता है। यही चीज मैं अगर 50-50 बैलेंस्ड फंड में लगा दूं, तो उसमें एडवांटेज ये है कि मेरा फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी 50-50 जाएगा,
और पुराना इन्वेस्टमेंट है वो सेल्फ बैलेंसिंग होता है, जो एक बैलेंस्ड फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग, वो एडवांटेज मिलेगा। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि लोग एनपीएस टाइप की चीज में पैसा डाल के भूल जाते हैं। तो वो जो एक कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है, उस कंपाउंडिंग इम्पैक्ट का फुल बेनिफिट उन्हें एनपीएस में मिलता है। और वहां उस कंपाउंडिंग इम्पैक्ट के साथ आप ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट जोड़ दें, तो इट इज वेरी पावरफुल, इट इज इसमें एक्सट्रीमली पावरफुल। एसेट एलोकेशन की मैं बात करना चाहूंगी। आपने कहा ये ऑटो बैलेंसिंग, अगर बैलेंस फंड्स में निवेश करें तो इसीलिए एक एसेट एलोकेशन को अब जो है ज्यादा बार करने की सहूलियत दी गई। आपको नहीं लगता इससे मदद मिलेगी कि इन्वेस्टर जो है पहले केवल 2 बार एसेट एलोकेशन के बीच में चॉइस करते थे, अब 4 बार कर पाएंगे? तो वो जो बैलेंसिंग इफेक्ट जो नहीं आ पा रहा क्योंकि ये बैलेंस फंड में निवेश नहीं करें, वो इस एसेट एलोकेशन के स्विचिंग से नहीं कर पाएंगे मैनेज? सो अगेन दो ही चीज याद रखनी है हमें, इन्वेस्टर बिहेवियर याद रखना है। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने ये साल में 2 बार का भी जो फैसिलिटी था, पहले साल में 1 बार था, ओके, कितने लोगों ने ये फैसिलिटी यूज की है? इसके बारे में अगर आंकड़े मिलते हैं तो कोई नहीं करता। सो एंड मैंने अभी मेरे आर्टिकल में भी लिखा था कि कॉन्शियस इनएक्शन, okay, is called patience. And inaction without being conscious about it is inertia or laziness. Okay, तो हम इनर्शिया है यहां पे, लोगों की इनर्शिया है। उस इनर्शिया को पॉजिटिवली किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो रीबैलेंसिंग से होता है, बहुत पावरफुल है। जब हम बाहर बना रहे हैं पोर्टफोलियो एनपीएस के बाहर, जहां फिर भी लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, वहां पर भी हम बैलेंस्ड फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑटो बैलेंसिंग फीचर्स है, इट टेक्स अवे ये जो ग्रीड और फियर का जो माहौल होता है, कि जब मार्केट्स हाई होता है तो लोग इक्विटी बेचना नहीं चाहते, और जब मार्केट गिर जाता है तो इक्विटी खरीदना नहीं चाहते। वो जो है वो बैलेंस्ड फंड में ऑटोमेटिक आता है, और वो बहुत पावरफुल है, और एनपीएस जैसी जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल है। राइट तो ये मुझे ये लगता है आप बहुत मेरे अच्छा हिसाब सुझाव से दे रहे हैं कि एक बैलेंस फंड में अगर ये पेंशन फंड्स निवेश करेंगे तो इससे इन्वेस्टर को ही फायदा मिलेगा और एनपीएस और ज़्यादा फिर अट्रैक्टिव भी रहेगा रिटर्न के मामले में। लगातार गारंटीड रिटर्न ये शब्द जो है एनपीएस के साथ जोड़ा जा रहा है। पीएफआर ये भी कह रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, इसमें वो रिटर्न मिलेगा जिस आधार पर आपका पेंशन फंड काम करेगा। लेकिन अगर गारंटीड रिटर्न भी जोड़ दिया जाए एनपीएस में, तो आपको नहीं लगता इसको और लोग आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे? तो जैसे मैं कहता हूं, कई बार कह चुका हूं ऑल्सो, कि जब भी आप शब्द सुने गारंटीड, ओके, उसके साथ अपने मन में जोड़ लें लो रिटर्न। ओके, गारंटीड रिटर्न हाई रिटर्न नहीं हो सकता। ओके तो ये जो गारंटीड रिटर्न्स की बात चल रही है, कौन देगा? अगर हाई गारंटी कोई दे नहीं सकता, बिकॉज जेब से देनी पड़ेगी, सरकार गारंटीड रिटर्न दे नहीं सकता। होल पर्पस ऑफ एनपीएस, द बेसिक फाउंडेशन एनपीएस का जो था, वो यही था कि जो मार्केट से रिटर्न मिलेंगे उसके बेसिस, और ये प्रूफ भी है, आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए एनपीएस का, जो भी एलोकेशंस हैं, जो सब्सक्राइबर्स की एक्सपीरियंसेस हैं, ओके, डबल डिजिट रिटर्न्स मिले हैं लोगों को। ओके, अब डबल डिजिट गारंटीड रिटर्न्स कहां से मिलेंगे इस माहौल में? तो मेरे ख्याल से जो भी गारंटीड रिटर्न्स पुश कर रहे हैं, गारंटी की कॉस्ट लगती है, तो अगर सरकार देगी नहीं वेरी क्लियरली, और अगर फंड मैनेजर देगा तो वो उसकी फीस चार्ज करेगा, और ऑब्वियसली इट विल गो इनटू सो कॉल्ड सेफ रिटर्न्स, यानी गारंटीड रिटर्न यानी लो रिटर्न। एंड पूरा का पूरा जो एनपीएस का पर्पस है, या रिटायरमेंट अकाउंट्स का जो पर्पस है, वो कंप्लीटली डिफीट हो जाएगा। तो ये कई चीजें जो गारंटीड रिटर्न के बारे में की जा रही है, दीज आर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। मतलब जो जादू में विश्वास करते हैं कि गारंटीड भी होगा और हाई भी होगा।
वही ओके, लोग गारंटीड रिटर्न्स की बात करें। ठीक है। तो गारंटीड रिटर्न को तो भूल जाइए, लेकिन डेफिनेटली मिस्टर रुंगटा ने जो 3 सजेशन कही हैं, मुझे लगता है वो एनपीएस को और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। एक तो आप किस तरह से एन्युटी बाजार को बढ़ावा दें, दूसरा आप एन्युटी खरीदने की जगह जो 40% आप निकालते हैं, 60-40 का रूल है, आप उसे स्टैगर्ड वे में लोगों को वो 40% जो है निकालने दीजिए, उन्हीं की जमा राशि है, तो शायद फिर लोग और आगे आएंगे। और हाँ, अगर पेंशन फंड्स बैलेंस एडवांटेज जैसी जगह जैसे फंड्स में निवेश करना शुरू कर देंगे तो लोगों को इक्विटी डेट दोनों को रीबैलेंस करने की कोई टेंशन नहीं बचेगी। हर्ष सर, अब मैं कुछ वो सवाल जो हमारे दर्शक हमें भेजते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके जैसे एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए, वो रखती हूँ। राहुल शर्मा का पहला सवाल लेकर आती हूँ। राहुल ने हमें बताया है कि उनकी उम्र 40 साल है, मंथली सैलरी करीब 1.5 लाख रुपए है, घर के ये इकलौता कमाई करने वाले सदस्य हैं। इनका बेटा भी 7 साल का है। इनके पास 1 करोड़ का जीवन बीमा कवर है, 5 लाख का हेल्थ बीमा का इन्होंने फ्लोटर प्लान लिया हुआ है और पीपीएफ में नियमित निवेश करते हैं। हर महीने 40,000 रुपए की होम लोन की ईएमआई भी दे रहे हैं। ईपीएफ के अलावा इनके पास रिटायरमेंट के लिए कोई और बचत नहीं है। मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसों की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरह का निवेश करना चाहिए इनको? उम्र आपने बताई 40 साल। जी। सो बेसिकली अगर हम माने कि 20 साल में रिटायर करेंगे और उसके बाद और 25 से 30 साल रहेंगे, तो इनके पास इक्विटी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से इक्विटी लेना बहुत ही जरूरी है इनके लिए, क्योंकि अभी भी समय है और काफी लंबे समय तक उसको फिर यूटिलाइज करना है पैसों के लिए। तो सिस्टमैटिकली इनको पहली बात तो कैलकुलेशन करना चाहिए कि कितनी जमा राशि अ, होनी चाहिए। वो कैलकुलेशन मुझे करने पड़ेंगे, लेकिन जितनी भी जमा राशि होनी चाहिए उसमें ये अब इक्विटी लें, बिकॉज फिक्स्ड इनकम इनके पास ऑलरेडी काफी है, डेट काफी है। तो इनको एवरी मंथ ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहिए। अगर टैक्स की अभी भी रिक्वायरमेंट है तो ईएलएसएस में डाल सकते हैं, वरना प्लेन सिंपल इंडेक्स फंड्स में डाल सकते हैं। प्लेन सिंपल अब आजकल ये आ गए इंडेक्स, एक जगह है निफ्टी 500, जैसे आई विल टेक द नेम कि मोतीलाल ओसवाल एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड्स है, जिसमें उसमें एक अग्रेसिव पार्ट है जिसमें 50% पैसा निफ्टी 500 फंड में जाता है, और फिलहाल 70% जा रहा है, बिकॉज 20% S&P 500 में जाया करता था, जो अब आरबीआई लिमिट की वजह से फिलहाल उसको निफ्टी 500 में डाल रहे हैं। तो 70% निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, 20% 5 ईयर जीसेक फंड, 10% गोल्ड फंड। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल बिकॉज ये लो कॉस्ट है, चूंकि सारे के सारे पैसिव इंडेक्स फंड्स फंड्स, हैं। सारे के सारे इंडेक्स फंड्स हैं, इसमें फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। आपको मतलब इंडेक्स फंड है, मार्केट खरीद रहे हैं आप। 70% निफ्टी 500, 20% 5 साल का जीसेक, 10% सोना। ओके, और कॉस्ट लो है, सेल्फ रीबैलेंसिंग। मतलब मैं इसका इंपॉर्टेंस नहीं बता सकता, मैं बार बार स्टक रिकॉर्ड की तरह साउंड कर रहा हूं, लेकिन ये जो ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग है, इतना पावरफुल फीचर है कि इसमें आप बस भूल जाइए, इन्वेस्ट करिए, भूल जाइए। 20 साल के बाद आपको बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, फाइन। जिसमें से फिर आप सिस्टमैटिकली विड्रॉ भी कर पाए। ठीक है, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हर्षी ने आपको कहा है इंडेक्स फंड में आप हर महीने छोटी छोटी राशि डाल करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। गौरव मिश्रा का सवाल लखनऊ से लेते हैं। इन्होंने एक पुश्तैनी मकान बेचा है और इसके बाद इन्हें करीब 1 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। किराए के घर में रहते हैं, लेकिन अभी तुरंत इन्हें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है जिससे वो खरीद लें, तो कुछ समय के बाद ही ये प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। तो इस पैसे का अभी इन्हें क्या करना चाहिए? निवेश करें, क्या करें, बैंक अकाउंट में रखे रहें? नहीं, तो सबसे पहले तो बात, दो चीजें हैं इसमें। एक तो कैपिटल गेन्स आया ही होगा, है मज्यूमिंग, अगर पुश्तैनी मकान है तो उसका कॉस्ट काफी लो रहा होगा, तो उनके ऑब्वियसली कैपिटल गेन्स होगा, तो वो टैक्स का प्रोविजन करना है। सेकंड, अगर अल्टीमेटली मकान खरीदना है
आज नहीं खरीदना, लेकिन साल भर में खरीदना है, 2 साल में खरीदना है, 3 साल में खरीदना है, तो ये पैसा मतलब शॉर्ट टर्म है, 1 2 3 साल का पैसा शॉर्ट टर्म होता है। और ऊपर से अगर टैक्स है, तब तो फिर ये इसको आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालना होगा। अगर आज हुआ है, अगर आज बेचा है पुश्तैनी मकान सितंबर 2022 में, तो जुलाई 2023 के पहले, जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर दिस ईयर, उसके पहले उनको ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल गेन्स, वो पैसे तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डालने होंगे। बाकी के जो पैसे बचते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपका नजरिया ही 2 3 साल का है, क्योंकि सारे के सारे पैसों से मकान खरीदना है, तो कितने पैसों का मकान खरीदना वो भी क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है रिस्पॉन्स देने में। लेकिन टू दी एक्सटेंट मकान खरीदना है, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज्यादा से ज्यादा कोई इनकम फंड में डाल सकते हैं। भारत बॉन्ड है, एडेलविस का भारत बॉन्ड है 2023 या 2025, डिपेंडिंग ऑन कितने साल का इनका नजरिया है मकान के लिए। फिर जो पैसा लॉन्ग टर्म बच जाता है, सपोज 50 लाख का मकान खरीद रहे हैं, 1 करोड़ के पैसों में से 30 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो 30 लाख के पैसे तो उनको लिक्विड फंड में रख लो और बाद में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल दो 31 जुलाई के पहले। सेकेंड इज जो और 20 लाख रुपया है, 50 माइनस द 30, वो ये एडलवेज भारत बॉन्ड 2023 या 24 टाइप की स्कीम में डाल सकते हैं। बाकी का 50 लाख अब आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उसको भी सिस्टमैटिकली ओवर 1 ईयर या इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स और मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप इक्विटी में डाल सकते हैं। अज्यूमिंग रिस्क प्रोफाइल है, समय है। चूंकि ये सारी डिटेल्स नहीं है, इसलिए एडवाइस देना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, बट अगेन समथिंग सिमिलर आई विल अगेन प्लम्ब फॉर बैलेंस्ड फंड्स for most people, not for all people. राइट चलिए, तो हर्ष सर थैंक यू सो मच। लेकिन हर्ष सर जो बार बार कह रहे हैं ना कि प्लीज़ थोड़ी और डिटेल दीजिए, वही हम भी आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें सवाल भेज रहे हैं तो थोड़ी सी और डिटेल देंगे, तो देखिए फिर आपको हमारे एक्सपर्ट और बेहतर तरीके से जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच हर्ष सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, एनपीएस को समझाया और हमारे दर्शकों की भी मदद की। थैंक यू। आज के लिए बाय बाय, आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द सर। बाय।